प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पीईटी एग्जाम की क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी गई हैं। सिंधु सभ्यता से हम लोग पहली क्लास लेकर के आए हैं, सिंधु सभ्यता, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, क्लासेस दी जाएंगी और साथ में आपको प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे। ये सभी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए नंबर 8004109989 ये नंबर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको क्या होगा कि इस क्लास की सारी लिंक आपको शेयर कर दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास को, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम। आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना सिर्फ पीईटी की बल्कि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की, तो सिंधु सभ्यता से आने वाले सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा एक वीडियो आपको अपलोड किया गया है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसमें आपके प्रश्नोत्तरी करके है, यानी सिंधु सभ्यता प्रश्नोत्तरी। तो आपको ऐसे दो क्लास दी जाएंगी, एक क्लास में जिसमें आपके पीडीएफ नोट्स पूरे होंगे और दूसरे में आपको सिंधु सभ्यता की प्रश्नोत्तरी, जिसे व्हाइट बोर्ड पे समझाया जाएगा और बताया जाएगा। वहाँ की प्रश्नोत्तरी को आपको पूरी तरह से याद कराई जाती है। तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे, सारी चीज़ें आपको एक एक करके मिलती रहेंगी। तो स्टडी विद प्रदीप पे आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रश्नोत्तरी वाले क्लास में कि सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कहाँ से किया था, तो यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, देखिए। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब के मांटगोमरी जिला में हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेषों का पता लगाया। कहाँ पे? मांटगोमरी जिला है किसका? पंजाब के मांटगोमरी जिले के हड़प्पा नामक स्थान पे सिंधु सभ्यता के अवशेषों का पता लगाया था। किसने लगाया था? 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। क्लियर है। 1922 ईस्वी में एक दूसरे जो है उत्खनन करता आते हैं, जिनका नाम है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी। कौन है? राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में हड़प्पा से दूर सिंध प्रदेश में, हड़प्पा से दूर सिंध प्रदेश के लरकाना जिले में, सिंध प्रदेश के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो से में उत्खनन द्वारा भव्य नगर के अवशेष प्राप्त किए थे। क्या प्राप्त किए थे? भव्य नगर के अवशेष प्राप्त किए थे। किसने? राखल दास बनर्जी। कहाँ पे? हड़प्पा से दूर सिंध प्रदेश के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो के उत्खनन द्वारा एक भव्य नगर की अवशेष का प्राप्त किए थे, या भव्य नगर के अवशेष को पाया था। किसने? राखल दास बनर्जी ने। ये दोनों क्वेश्चन आपको वहाँ पे कराए गए हैं और यहाँ पे भी ये दोनों क्वेश्चन आपके रखे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यही नंबर 8004109989, यही नंबर आप डाल करके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो स्टडी विद प्रदीप नाम से एक चैनल मिलेगा। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स भेजे जाते हैं। साथ में यदि आपको चैनल नहीं मिलता तो आप इसी नंबर पे जाकर के व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको पीडीएफ सेंड कर दिया करेंगे। ठीक है। प्रारंभ में उत्खनन के कार्य सिंधु नदी घाटी में किया गया, वहीं से इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। किसने नाम दिया था? सिंधु सभ्यता। तो इसका नाम सिंधु सभ्यता किसने रखा था? मार्शल ने इसका नाम क्या रखा था? सिंधु सभ्यता नाम रखा था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता किसने रखा था, तो आप कहेंगे मार्शल ने रखा था। किसने रखा था? जॉन मार्शल ने। क्या नाम है? सर जॉन मार्शल ने कहा जाता है। तो मार्शल ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा था। क्लियर है। क्योंकि यह सिंधु नदी के घाटी में ढूंढा गया था, यही कारण था कि इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके सर्वप्रथम ज्ञात स्थल के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसके सर्वप्रथम ज्ञात स्थल के नाम पे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता इत्यादि अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार, कह रहा है सिंधु सभ्यता जो है इसका विस्तार कितनी दूर तक है। तो सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में अगर हम बात करें तो नवीनतम शोध पत्रों के आधार पर सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 15 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंध डायरेक्ट 0 कर दी, 15 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु सभ्यता के निवासियों के पास लगभग 1300 किलोमीटर का समुद्र तट था। जी हाँ, ये आपको याद रखना है।
सिंधु सभ्यता के निवासियों के पास लगभग 1300 किलोमीटर का क्या था, समुद्र तट था। कितना, 1300 किलोमीटर का, जो लोथल में जाकर के इनका बंदरगाह था। क्या था, लोथल में इनके क्या थे, बंदरगाह थे। ठीक है, लोथल कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ से समुद्री व्यापार करते थे, जहाँ पे इनके व्यापार के लिए क्या पाया जाता था, बंदरगाह पाया जाता था। तो कितना बंदर इनका, 1300 किलोमीटर का समुद्र तट था, जिससे उन्हें व्यापार की सुविधा भी उपलब्ध थी। सिंधु सभ्यता के कुछ अवशेष, सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ जानना है, ये देखिए हाईलाइट नहीं किया गया है, तो ये हेडिंग है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के कुछ अवशेष के बारे में बात करते हैं। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से इसके क्या अवशेष मिले हैं, तो बलूचिस्तान आप जानते हैं सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी सिरा है। क्या है, बलूचिस्तान सिंधु सभ्यता का सबसे क्या है, पश्चिमी सिरा। क्या है, पश्चिमी सिरा। तो ये याद रखेंगे, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप मेंशन कर लेंगे। क्या है, सबसे पश्चिमी सिरा है। क्या है, सबसे पश्चिमी सिरा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में सिंधु सभ्यता के अवशेष सुतकांगेडोर, सुतकाको, योंग डाबर कोट से प्राप्त हुए हैं। सुतकांगेडोर यह कराची के पश्चिम में लगभग 300 मील की दूरी पर स्थित है। 1927 ईस्वी में इसकी खोज स्टाइन ने 1927 में इसकी खोज किसने की थी, स्टाइन ने। सुतकांगेडोर की खोज किसने की थी, स्टाइन ने। 1962 में डेल्स ने यहाँ बंदरगाह, दुर्ग और निचले नगर की रूपरेखा प्राप्त की। सोतकाको की खोज डेल्स ने 1962 में की थी। किसने, डेल्स ने 1962 में की थी। और डाबरकोट यह बलूचिस्तान की पहाड़ियों में स्थित है। डाबरकोट यह कहाँ पे स्थित है, बलूचिस्तान की पहाड़ियों में स्थित है। एक बात यहाँ पे मैं स्पष्ट करता चलूँ कि आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चन कराए गए हैं, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिए गए हैं। टोटल क्वेश्चन की संख्या अगर वहाँ की हम बात करें तो वहाँ पे 30 प्रश्नों को लिया गया है, जिसे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हमने आपको समझाया है। बाकी सारे पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। उन 30 क्वेश्चन को आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उसे अपने पेन कापी लेकर के उसे लिख लिया करिए, जिससे क्या होगा कि उसका पीडीएफ हमें बनाना नहीं पड़ेगा। और यह नोट्स आपको ना सिर्फ पीईटी के एग्जाम के लिए काम करेगा, बल्कि पीईटी के बाद जब आप किसी मेंस की तैयारी करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि लेखपाल की भर्ती आती है, 10,000 सीट आने वाली लेखपाल की, 9,000 कुछ, तो लेखपाल की भर्ती आती। अब लेखपाल की भर्ती की आपको मेंस की तैयारी करनी है, तो मेंस की तैयारी और पीईटी की तैयारी में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। वहाँ पे स्पेशल आपसे क्वेश्चन कुछ पूछे जाएंगे, कुछ विशेष प्रकार के, तो वहाँ के लिए पीडीएफ आपको दोनों जगह काम करेगा। लेकिन जो वहाँ पे दिया जा रहा है आपको प्रश्नोत्तरी में, वह प्रश्नोत्तरी सिर्फ और सिर्फ पेट को फोकस करके किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को कर सकें, रिमेंबर कर सकें, याद कर सकें। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जितना व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा जाता है, उन सभी क्वेश्चन को आप एक बार अपने कॉपी पे लिख लिया करिए। मैं वैसे भी पढ़ाते वक्त पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद उसके अंदर छुपे हुए सार को बताता हूँ। क्लियर है? तो आगे बढ़ जाएं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे अब तक, अगर नहीं किए तो एक लाइक तो कर ही दीजिए कम से कम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, क्या दिक्कत है, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंध दूसरा जो स्थान है वो कौन है, सिंध है। तो सिंध के बारे में पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त सिंध में निम्नलिखित स्थानों से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कोटदीजी मोहनजोदड़ो के से पूर्व में स्थित है। कोटदीजी मोहनजोदड़ो से पूर्व में स्थित है। 1947 और 1955 में फजल अहमद खान ने यहाँ उत्खनन करवाया था। किसने करवाया था, फजल अहमद खान ने 1947 में और 1955 में यहाँ पे उत्खनन करवाया था। कहाँ पे, कोटदीजी में। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। चनहोदड़ो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप फोकस करिएगा, अंडरलाइन करिएगा अपने नोट्स पे। आप जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस स्थान की खोज 1931 में एन जी मजूमदार, ये देखिए मात्रा थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, मजूमदार ने की थी। यह स्थान मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व में है। यहाँ पर सबसे नीचे सिंधु सभ्यता, ये देखिए यहाँ पे सबसे नीचे सिंधु सभ्यता, उसके ऊपर झूकर सभ्यता और सबसे ऊपर झाकर सभ्यता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पे 3 सभ्यताओं का मिश्रण पाया जाता है, तो उस स्थान का नाम आप लिखिएगा चनहोदड़ो। चनहोदड़ो में आपको सबसे नीचे क्या मिलता है, सिंधु सभ्यता, उससे ऊपर जो मिलती है वो झूकर सभ्यता, और सबसे ऊपर जो मिलती है वो झाकर सभ्यता मिलती है। कितने, 3 सभ्यताओं का मिश्रण कहाँ पाया जाता है, चनहोदड़ो में पाया जाता है। एक सिंधु सभ्यता, झूकर सभ्यता और झाकर सभ्यता कहाँ पाए जाते हैं, झाकर सभ्यता कहाँ पाए जाते हैं, चनहोदड़ो में। पंजाब आ जाते हैं। हड़प्पा के अतिरिक्त पंजाब में रोपण, बाड़ा, संथोल नामक स्थान पर भी सिंधु सभ्यता के अवशेष उपलब्ध होते हैं। रोपण
रोपण से उत्खनन का कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। रोपण में ये उत्खनन का कार्य किसने करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। रोपण में उत्खनन का कार्य किसने करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। यह शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। और रोपण किस नदी के पास है? तो रोपण जो है घग्घर नदी के पास है। रोपण कहाँ, सॉरी माफ करिएगा, सतलज नदी के पास है। कहाँ पे? सतलज नदी के पास है। कहाँ पे है? रोपण कहाँ पे है? सतलज नदी के पास है। रोपण कहाँ पे है? सतलज नदी के पास है। और इसका जो उत्खनन किसने करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। 1953 ईस्वी में किसने करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। यह कहाँ पे? शिवालिक पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। कहाँ पे? शिवालिक पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। संथोल की बात करें, यह स्थान लुधियाना जिले में स्थित है। यहाँ से सिंधु सभ्यता के मनके, चूड़ियाँ, बालियाँ आदि प्राप्त हुए हैं। हरियाणा में सिंधु सभ्यता संबंधित बड़ावली और मिताथल नामक स्थान का पता चला। राजस्थान में कालीबंगन नामक स्थान पर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित। कहाँ स्थित है? कालीबंगन कहाँ स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। जहाँ दो टीले हैं। पूर्वी टीले, जो पूर्वी टीला है, पूर्वी टीले में पत्थर की मोती, मिट्टियों की चूड़ियाँ, बर्तन प्राप्त हुए हैं। मिट्टी की चूड़ियाँ और बर्तन प्राप्त हुए हैं। जबकि पश्चिमी टीले से स्नानागार, जो स्नानागार आप जानते हैं 11.88 इंटू 7.01 और चौड़ाई जिसकी है, गहराई कितनी है, इसकी लंबाई अगर स्नानागार की बात करें तो कितना 11.88, ठीक है। और चौड़ाई जो इसकी 7.01 और जो इसकी गहराई ये 2.43 मीटर गहरा है। तो ये स्नानागार प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो एक सेकंड, ये स्नानागार आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप कहेंगे स्नानागार हमको प्राप्त हुए हैं कहाँ से? पश्चिमी टीले से। कुएं, अग्निकुंड और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इस स्थान की खोज 1942 में स्टाइन ने की थी। किसने की थी? स्टाइन ने की थी। कब? 1942 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के अवशेष मेरठ से लगभग 30 किलोमीटर दूर आलमगीरपुर एवं गंगा की घाटी में, इलाहाबाद से 56 किलोमीटर दूर कौशाम्बी के समीप में स्थित है। कहाँ पे? कौशाम्बी के समीप में। और आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। कहाँ पे? मेरठ में। आलमगीरपुर मेरठ में है और कौशाम्बी में स्थित है, गंगा की घाटी में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाएं, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में रंगपुर, लोथल, रोजद, सरकोटड़ा एवं मालवड़ से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल से एक प्रसिद्ध बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले हैं। आर्यन राव का मानना है कि सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम, सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम की दिशा में कितना है? 1600 किलोमीटर, जबकि उत्तर दक्षिण में कितना है? 1100 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम में कितना है? 1600 किलोमीटर, जबकि उत्तर दक्षिण में कितना है? 1100 किलोमीटर है। पिगट का विचार है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत इस विशाल प्रदेश की व्यवस्था व प्रशासन के लिए दो राजधानियाँ थी। उत्तर में हड़प्पा और दक्षिण में मोहनजोदड़ो द्वारा होता है। उत्तर में कौन सी राजधानी थी? हड़प्पा राजधानी। और दक्षिण में कौन सी राजधानी थी? मोहनजोदड़ो राजधानी थी। सिंधु सभ्यता की तिथि, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार, कैसा है? त्रिभुजाकार। इसका विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो सिंधु सभ्यता कैसी है? त्रिभुजाकार में है। और जो यहाँ पे नगर बने हैं वो नगर कैसे बने? आयताकार बने। नगर जो कैसे आयताकार है और जो विस्तार है वो कैसा? त्रिभुजाकार। जैसे सपोज करते हैं कि यह एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसमें आयताकार मकान बने हुए। समझ गए आप? ठीक। सामाजिक जीवन, अगर सिंधु सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करें तो सामाजिक जीवन कैसा था, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। लिखित साक्ष्यों के अभाव में उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर सामाजिक जीवन की स्थिति, विशेषकर तत्कालीन खान पान, वेशभूषा, आभूषण, प्रसाधन सामग्री आदि के विषय में जानकारी मिलती है। सामाजिक संगठन, व्यवसाय के आधार पर समाज 4 वर्गों में विभाजित हो जाता था: विद्वान, योद्धा और प्रशासनिक अधिकारी, व्यवसायी तथा श्रमजीवी। सामाजिक संगठन मातृ प्रधान था। अगर इनके यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सामाजिक संगठन कैसा था, तो मातृ प्रधान था। यानी यहाँ पे जो मुखिया होती थी या वो कौन होती थी?
महिलाएं होती थी। ठीक है, इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने क्या किया, सारे काम महिलाओं से जिम्मे लगा दिया। ठीक है, तो ये महिला यहाँ के संगठन की क्या होती थी, मुखिया होती थी, यानी परिवार का। जैसे आपके घर में कोई मालिक होगा तो पापा होंगे, दादा होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन होता था उस समय में, महिलाएं होती थी, यानी दादी मम्मी ये सब होती थी। ठीक है, भोजन, सिंधु सभ्यता के लोगों को मुख्य भोजन गेहूं और जौ इनका मुख्य आहार में आता। गेहूं, जौ, दूध तथा दूध से निर्मित पदार्थ, सब्जियां इत्यादि होते थे। वेशभूषा और आभूषण की बात करें, शरीर पर दो कपड़े धारण किए जाते थे। एक आधुनिक शाल के समान कपड़ा होता था जिसे बाएं कंधे के ऊपर तथा दाहिने भुजा के नीचे से निकालकर पहनते थे ताकि दायां हाथ कार्य करने के लिए स्वतंत्र रह सके। दूसरा वस्त्र जो शरीर पर नीचे पहना जाता था आधुनिक धोती के समान होता था। कपड़े सूती और ऊनी वस्त्रों के बने होते थे। कपड़े कैसे बने होते थे, कपड़े सूती और ऊनी वस्त्रों के बने होते थे। ठीक है, सिंध सभ्यता के निवासियों को आभूषणों का तात्कालिक अत्यधिक शौक था। अंगूठियां, कड़े, कंगन, कंठहार, कुंडल आदि आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों धारण करते थे, जबकि स्त्रियां चूड़ियां, ठीक है, स्त्रियां चूड़ियां, कर्णफूल, भुजबंद, करधनी इत्यादि पहनती थी। भुजबंद आप जानते हैं जो बाह में पहना जाता था, और करधनी जो कमर में पहनी जाती इसे, और कर्णफूल कान में पहना जाता, चूड़ियाँ हाथों में पहनी जाती आप जानते हैं। भुजबंद भुजा में पहना जाता, हाथ के ऊपर भुजा में पहना जाता है। राजा वजा देखिए भुजबंद पहनते थे। और करधनी कमर में पहनी जाती है। आभूषण सोने, चांदी, हाथी दांत, हीरो आदि से निर्मित होते थे। निर्धन व्यक्ति तांबे, मिट्टी, सीप आदि के आभूषण पहनते थे। ठीक, प्रसाधन सामग्री, ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक युग के समान सिंधु सभ्यता की स्त्रियां प्रसाधन का उपयोग करती थी। अत्यंत उल्लेखनीय बात यह है कि सिंधु सभ्यता के लोग लिपस्टिक का भी प्रयोग करती थी। जो महिलाएं होती थी वो किसका प्रयोग करती थी, लिपस्टिक का, जो चुप लगा लेते हैं सब, लिप्स पे लगाया जाता है। लिप्स से ही लिपस्टिक बना है, लिप के ऊपर चिपकाने वाला यानी लिपस्टिक। तो लिपस्टिक किस में लगाया जाता था, कट पेस्ट के काम सबसे पहले किसने शुरू किया था, महिलाओं ने, आपने सुना होगा शायद। तो लिपस्टिक का कार्य कहाँ पे, ये सबसे पहले कहाँ पे शुरू होता, सिंधु घाटी सभ्यता में ही चल रहा था। यहाँ पे महिलाएं लिपस्टिक भी लगाती थी। आमोद प्रमोद के साधन, यानी सिंधु सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के प्रमुख साधनों में जुआ, शिकार खेलना, नाचना गाना और बजाना तथा मुर्गों की लड़ाई प्रमुख थी। ये तथा मुर्गों की लड़ाई यहाँ पे क्या है, तथा मुर्गों की लड़ाई क्या थी, प्रमुख थी। औषधियाँ, कुछ इतिहासकारों का विचार है कि उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता में खोपड़ी, अच्छा कुछ यहाँ पे ये लोग कैसे थे, कुछ इतिहासकारों का विचार है कि ये लोग मतलब औषधियों के बारे में भी जानते थे। उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का उदाहरण मिलता है, कालीबंगन और लोथल में मिलते हैं। यानी इनके यहाँ शल्य चिकित्सा भी किया जाता था, ऑपरेशन किया जाता था खोपड़ी का भी ऑपरेशन होता था, और कालीबंगन और लोथल से इसके प्रमाण मिलते हैं। गृहस्थी के उपकरण, सिंधु सभ्यता के निवासी लोग घड़े, कलश, थाली, गिलास, चम्मच, मिट्टी के कुल्हड़ आदि, कभी कभी सोने, चांदी तथा तांबे के बर्तनों का भी प्रयोग करते थे। अस्त्र शस्त्र की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के प्रमुख हथियार भाला, कटार, परस मन फरसा जिसे कहते हैं, धनुष और बाण थे। किसके, अस्त्र शस्त्र किसके, सिंधु सभ्यता के लोगों को। अतः ये शांतप्रिय माने जाते थे, युद्धक नहीं थे, युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। आर्थिक जीवन की बात करें तो कृषि प्रधान थे ये। सिंधु सभ्यता के निवासी का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। पशुपालन, पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात होता है कि गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता पालते थे। अश्व से परिचित नहीं थे, अश्व से शायद परिचित नहीं थे। हालांकि अश्व के भी प्रमाण पाए गए हैं, अस्थिपंजर मिले हैं अश्व के कालीबंगन में, लेकिन यहाँ पे इसके उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे आपको यही लिखना होगा कि अश्व से परिचित नहीं थे। व्यापार की बात करें तो व्यापार में आ जाएंगे। तो व्यापार क्या था, व्यापार सिंधु निवासियों के विदेशों से भी व्यापार संबंध थे। विदेशों से संपर्क थल और जल दोनों मार्गों से होता था। थल और जल दोनों मार्गों से ये विदेशों से संपर्क बनाए रखे थे। धार्मिक जीवन की बात करें, सिंधु सभ्यता कालीन धर्म के विषय में जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों का ही सहारा है। सिंधु निवासी निम्नलिखित देवी देवताओं की आराधना करते थे। मातृ देवी पूजा, शिव पूजा,
योनि पूजा, पशु पूजा, सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, वृक्ष पूजा और नदी पूजा, इतनी पूजा ये लोग करते थे। मातृ देवी पूजा की अगर बात करें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा चन्होदड़ो से मिट्टी की बनी हुई देवी मातृ देवी की असंख्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन्हें पृथ्वी या मातृ देवी का प्रतीक माना जाता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मृण मूर्तियों में शिशु को दूध पिलाते हुए दिखाया गया तथा एक स्त्री की मूर्ति से स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया, जो मातृ देवी की उर्वरता की शक्ति का प्रतीक है। शिव पूजा सिंधु घाटी से प्राप्त एक मुद्रा पर शिव के प्रारंभिक रूप यथा परम पुरुष की आकृति अंकित है। इस परम पुरुष के 3 मुख हैं तथा एक त्रिनेत्रधारी हैं। सिंहासन पर स्थित यह मूर्ति योग मुद्रा में है और 4 पशुओं अर्थात हस्त मतलब हाथी, व्याघ्र मतलब बाघ, हस्त मतलब हाथी, व्याघ्र मतलब बाघ, गैंडा और भैंसा के साथ प्रदर्शित है। इस मूर्ति के सिर पर 2 सींग प्रदर्शित किए गए हैं। मूर्ति के सिर पर 2 सींग भी प्रदर्शित होता है। मार्शल ने इसे पशुपति या शिव की मूर्ति माना है। यौन पूजा हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से ऐसे बहुसंख्यक छल्ले मिले हैं जिन्हें अधिकांश विद्वान योनियां मानते हैं। यौन स्त्रीलिंग का प्रतीक है। सिंधुवासियों की यह मान्यता है कि स्त्रीलिंग धारण करने से अनेक विपदाएं समाप्त हो जाती हैं। पशु पूजा सिंधु घाटी के उत्खनन द्वारा अनेक पशुओं की मूर्तियां मिली हैं, परंतु कुबड़दार सांड का संबंध सिंधुवासियों के धार्मिक विश्वास से है। सूर्य पूजा तथा अग्नि पूजा उत्खननों से प्राप्त कतिपय प्रतिमाओं पर ऐसा चक्र बना है जिसके चारों ओर किरणें निकल रही हैं। यह सूर्योपासना का प्रमाण है तथा अनेक अग्निशालाएं मिली हैं जिससे अग्नि पूजा का प्रमाण प्रतीत होता है। वृक्ष पूजा सिंधु घाटी से अनेक वृक्षों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मानव आकृति में पीपल की पत्तियां पकड़े हुए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में पशु के सिर पर पीपल की पत्तियों का अंकन मिलता है। नदी पूजा सिंधु सभ्यता में नदी की पूजा या जल देवता की भी पूजा करने की प्रथा प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार जल देवता का मंदिर था तथा नगर निवासी यहाँ पर धार्मिक विश्वासों के अनुरूप स्नान करते थे। मृतक संस्कार सिंधु निवासी धार्मिक विश्वासों के आधार पर 3 प्रकार से मृतक का अंतिम संस्कार करते थे। पूर्ण समाधि, इसमें मृतक को जमीन में गाड़ दिया जाता था, वहां समाधि बनाई जाती थी। आंशिक समाधि, इस विधि में पहले मृतक को पशु पक्षियों का आहार बनने के लिए खुले स्थानों पर छोड़ दिया जाता था तथा बाद में उसकी अस्थियों को पात्र में रखकर भूमि में रखा जाता था। और तीसरा है दाह कर्म। दाह कर्म, इस विधि में शव को जलाकर उसकी राख तथा अस्थियों को कलश में रखकर भूमि में गाड़ा जाता था। मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग यहीं पे अपने क्लास को विराम करने चल रहे हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता की कला कैसी थी। ठीक है, कला के बाद आगे बढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की लेखन शैली, और लेखन शैली के बाद नगर नियोजन और वास्तु शैली, और वास्तु शैली के बाद सिंधु सभ्यता के विदेशों से संबंध, सिंधु सभ्यता के विनाश के कारण और अंत। तो इतनी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। पीडीएफ बहुत पसंद आया। इस तरह के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए और क्लासेस लेने के लिए आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और मुझे 8004109989 पे करना होगा व्हाट्सएप, जिससे हम आपके आगे के वीडियो को आप तक पहुंचा सकेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।